हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। माय नेम इज़ शिवम और आज हम बात करने वाले हैं हमारे वाइटल साइंस के थर्ड पार्ट की, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। प्रीवियस क्लासेस में हमने टेम्परेचर और पल्स को क्लियर कर लिया था। इस क्लास में हम रेस्पिरेशन को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाइटल साइंस हमारी बॉडी के बेसलाइन डेटा है जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन असेसमेंट आता है, जिसमें से हमने टेम्परेचर और पल्स को लास्ट क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो इसका है कि रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है। तो रेस्पिरेशन में कह सकता हूँ कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसके जो ऑर्गन्स उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, और वो उस ऑक्सीजन को नीड होती है, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना भी ज़रूरी है और नई ऑक्सीजन को बॉडी में वापस लाना भी ज़रूरी है। तो इन दोनों काम को करने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं, और CO2 को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन दो लेवल्स पे होता है। देखिए, पहले टाइप पे जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो हमारे लंग्स पे जब हम एयर का इन्हेलेशन करते हैं, ठीक है, तो एयर के इन्हेलेशन में मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21%, ठीक है। तो हमने एयर ली तो ऑक्सीजन भी एयर के साथ अंदर गई, तो यहाँ पर ये लंग्स में पहुँची। लंग्स की लास्ट यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। तो लंग्स में सबसे जो बेसिक यूनिट है इसकी वो है एल्वियोलाई। तो जब एयर एल्वियोलाई के पास पहुँच गई तो अब एल्वियोलाई का काम है कि अब इस ऑक्सीजन को बाकी के ऑर्गन्स तक पहुंचाए। तो उसके लिए किसकी हेल्प लेती है, ये ब्लड वेसल्स की हेल्प लेती है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल जा रही है, तो ब्लड वेसल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, कैपिलरी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कैपिलरी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस कैपिलरीज में क्या है, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में RBC है जिसमें हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन बाइंड होता है हमारी ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो ये जो पहला इनिशियल स्टेज है, ठीक है, ये आउटर जो स्टेज है कि जिसमें एल्वियोलाई से कैपिलरीज तक, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स तक जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन O2 और CO2 एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो बॉडी ने एल्वियोलाई से ऑक्सीजन दे दी, कहाँ पर, ऑक्सीजन दे दी ब्लड वेसल्स में, और CO2 को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ से, कैपिलरीज से एल्वियोलाई में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा है हमारा इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अब ये ब्लड वेसल्स तक हमारे ऑक्सीजन पहुँच गई, ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो हो रही है। अब यह हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगी। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स काम करती है, ये ब्लड को फ्लो होता है, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता जाता है तो ब्लड डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में से गुजरता है, ठीक है। तो डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में जब ये फ्लो होता है तो टिश्यूज़ में यह ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। तो हमेशा कोई भी जो गैसेज हैं या फिर कोई भी सब्सटेंसेस है वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं। तो जो हमने इनहेल करी एयर है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो टिश्यू पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे टिश्यूज़ पे। और टिश्यूज़ में जो ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है, ये CO2 का कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और आउटर एयर में कम है, तो ये CO2 हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, ठीक है। अब ये CO2 वापस फ्लो होके हमारे फर्स्ट स्टेज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों आपस में लिंक्ड है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई तक जो एयर आया एनवायरनमेंट से, उसको हमने कैपिलरीज में पहुंचाया, ब्लड वेसल्स तक पहुंचाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज यानी इंटरनल रेस्पिरेशन में इस ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको हमने पहुंचा दिया है आपके टिश्यूज़ तक, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेस्पिरेशन के। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट की, ठीक है। रेट क्या है कि नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इन 1 मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन हो रहा है। एट बर्थ के टाइम ये सबसे ज़्यादा होता है 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। इन्फेंट में ये 30 होता है एवरेज और इसकी रेंज होती है 20 to 40। एडल्ट में ये 12 to 20 होता है, ओल्ड में 10 to 24 होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं टैकिपनिया और ब्रेडनिया, ये दोनों चीज़ें एडल्ट के लिए, ठीक है, ये दोनों टर्म्स अप्लाई होंगी एडल्ट के लिए। तो एडल्ट में अगर ब्रीदिंग 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, या फिर लमसम मैं कह सकता हूँ अगर 20 ब्रीथ से अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको बोलोगे टैकिपनिया, और अगर यह 10 ब्रीथ से कम हो जाती है तो इसको आप बोल दोगे ब्रेडनिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है रिदम। रिदम का मतलब है कि रेगुलरिटी क्या है, ठीक है, कितने इंटरवल में इंस्पिरेशन हो रहा है, कितने इंटरवल में एक्सपिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक बार सांस अंदर आएगी और एक बार सांस बाहर जाएगी, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलकर बना है, इसका एक टाइम ड्यूरेशन है। तो इनहेलेशन में, इंस्पिरेशन में, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करने में हमें 1 to 1.5 सेकंड का टाइम लगता है, और एक्सपिरेशन में हमें 2 to 3 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट आती है डेप्थ। डेप्थ का मतलब है कि जो हमारा वॉल्यूम एयर, वो कितना एयर अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है टाइडल वॉल्यूम। तो देखो टाइडल वॉल्यूम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। टाइडल वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग क्या है कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जितनी एयर हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उतनी हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो इसका अमाउंट होता है यूजुअली 500 ml, ठीक है। अब अगर डीप रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कोई लंबी सांसें ले रहा है, तो लंबी सांसें लेने के दौरान क्या होता है कि उस टाइम पे आप जो इनहेल कर रहे हैं एयर, उसका अमाउंट आप ज़्यादा वॉल्यूम ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 ml से ज़्यादा। दूसरा आता है शैलो रेस्पिरेशन, कि मान लो अगर आप धीरे धीरे सांस ले रहे हो तो उस टाइम जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml से डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे शैलो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेस देन 500 ml। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट इज यूपनिया। यू का सिंपल मीनिंग होता है, यू ऑलवेज स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम यूपनिया से डिनोट करते हैं। डिस्निया, डिस का सिंपल मीनिंग होता है अबनॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट, पेनफुल एंड लेबर्ड ब्रीदिंग। नेक्स्ट आता है एपनिया। ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो ये हो गया आपका एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होगा, यानी कंप्लीट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्थोपनिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्थो का सिंपल मीनिंग है बॉडी पोजिशनिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पर्सन सिटिंग पोजीशन में होता है, यानी सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, तो उस टाइम ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है, उस टाइम रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर वो पर्सन सुपाइन पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर उसको ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है और ब्रीथ नहीं कर पाता है। सुपाइन में उसे एपनिया फील होता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट आता है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया को एक सफोकेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ सफोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि हम रैपिड और डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं और बार बार लेते हैं लगातार, ठीक है। जैसे पैनिक सिचुएशन में हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे लंग्स है वो ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, तो वहाँ पर लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन होता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमारा हाइपो वेंटिलेशन। ये हाइपर वेंटिलेशन का उल्टा है। देखा हाइपर का मतलब क्या था, इंक्रीज, और हाइपो का मतलब क्या है, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या, अंडर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, किस लिए कि स्लो और शैलो ब्रीदिंग होगी, ठीक है। यानी कि एक तो सांसें धीरे धीरे ली जाएगी और फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, और बहुत ही डेथ उसकी बहुत कम होगी, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आपका कम होगा। नेक्स्ट आता है हाइपोक्सिया, ठीक है। मीनिंग है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू लेवल, यानी टिश्यू लेवल पर अगर ऑक्सीजन कम है तो उसको हम डिनोट करते हैं हाइपोक्सिया से। उसके बाद आता है नेक्स्ट हाइपोक्सीमिया। देखिए ईमिया वर्ड का मीनिंग है ब्लड, है ना, इन ब्लड। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो गया, हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ओके, अब बात करते हैं कुछ अलग टर्म्स के बारे में। जैसे इसमें आता है साइनोसिस। साइनोसिस का सिंपल मीनिंग क्या है, ब्लूइशनेस, है ना। अभी ब्लूइशनेस किसी वजह से हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, हाइपोक्सिया हो रहा है। टिश्यू लेवल पर जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस टाइम बॉडी को काफ़ी डिफिकल्टी होती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू हाइपोक्सिया, इसे बोलते हैं साइनोसिस। नेक्स्ट आता है कुस्मॉल रेस्पिरेशन। देखिए कुस्मॉल रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुस्मॉल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर पेशेंट लंबी लंबी सांसें लेता है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर रिदम रेगुलर रहती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कुस्मॉल रेस्पिरेशन में क्या इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर आपका रेट और डेप्थ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपका जो रिदम है
वो आपका रेगुलर रहता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती है लेकिन रिदम आपका रेगुलर रहता है। इसका एग्जांपल है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट टर्म है चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। चेन स्टॉक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक बार जो डेथ है वो इंक्रीज होती है, फिर दूसरे ही पल वो डेथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक एपनिया का फेज आता है। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक बार यहाँ पर वेनिंग होगी, है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको वैक्सिंग देखने को मिलेगी, यानी कि जो डेथ है कमज़ोर हो जाएगी, और उसके बाद एक फेज आएगा जहाँ पर रेस्पिरेशन बिल्कुल नील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक वेनिंग की स्टेज आएगी, यानी डेथ फिर से इंक्रीज हो जाने लगेगी, है ना। उसके बाद फिर एक वैक्सिंग की स्टेज आएगी, डेथ फिर से डिक्रीज हो जाने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद एक फिर से एपनिया का फेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक बार वैक्सिंग होती है, एक बार वेनिंग होती है, उसके बाद एक बार वैक्सिंग होती है, उसके बाद एक एपनिया का फेज आता है। एक बार डेथ बढ़ गई, उसके बाद एक बार डेथ कम, उसके बाद एपनिया का फेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बिटॉट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, बिटॉट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि शैलो धीरे धीरे 2-3 रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, जैसे शैलो 2-3 रेस्पिरेशन हो गए, उसके बाद एपनिया हो गया, फिर शैलो रेस्पिरेशन आ गया, फिर एपनिया आ गया। तो यहाँ इर्रेगुलर पीरियड पे एपनिया आता है 2 to 3 रेस्पिरेशन के बाद। ऐसा देखने को मिलता है आईसीपी बढ़ जाने पर और पॉन्स के डैमेज हो जाने पर। नेक्स्ट आता है साई। साई का सिंपल मीनिंग है उबासी आना, यानी जब यॉन करते हैं उसी को सिंपली बोलते हैं हम साई। ठीक है, यहाँ पर डीप इंस्पिरेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन होता है। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रीडोर। देखिए स्ट्रीडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीडोर में क्या होता है कि जब भी हमारा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे अपर एयरवे जैसे हमारा लैरिंग्स है, ठीक है, अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसी भी तरह का, तो वहाँ पर आपको एक वाइब्रेटिंग श्रिल एक हार्श साउंड सुनने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीडोर। तो ये हमेशा आपको इंस्पिरेशन के टाइम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये साउंड कब आएगी, इंस्पिरेशन के टाइम आएगी। और ये कहाँ पर होने पर आएगी, अगर अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट साउंड आपका वीज साउंड। वीज साउंड में क्या होता है, अगर आपके लोअर एयरवे यानी ब्रोंकाई एल्वियोलाई यानी आपकी ब्रोंकी इन एरिया में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर आपको वीज साउंड मिलती है। और यहाँ पे कैसे साउंड मिलती है आपको, विसल, ठीक है, सीटी की आवाज़ सुनने को मिलती है। ठीक है, तो विस्लिंग साउंड आपको सुनने को मिलती है, और ये आपको सुनने को मिलेगा जब एक्सपीरेशन हो रहा हो। ठीक है, जब हम जो रेस्पिरेशन जब हम एक्सेल कर रहे हो तब आपको ये सुनने को मिलती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एस्थमा। ठीक है, एस्थमा में वीज साउंड काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट आता है क्रैकल, रेल, रा और रोंकाई। क्रैकल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एयरवे में कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो फ्लूइड को जब अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे, जब वो इनहेल करेगा और अगर हम उस टाइम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमको एक बबलिंग की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी है, तो अगर वहाँ से एयर फ्लो होगी तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक बबल की तरह आवाज़ सुनाई देगी। इस आवाज़ को हम बोलते हैं क्रैकल या रेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जानने वाली इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लूइड प्रेजेंट है वहाँ पर या फिर म्यूकस प्रेजेंट है आपके एयरवे में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रैकल सुनाई देंगे। और ये सुनाई देंगे आपको कब, जब आप इंस्पिरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल है न्यूमोनिया, सीओपीडी और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन करने के लिए सिंपली हम पेशेंट के जो चेस्ट है उसके मूवमेंट को काउंट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार मूवमेंट हो रहे हैं, तो आपको एक बार अप और एक बार डाउन, उसको दोनों को मिलाकर आपको एक काउंट करना है। अप में आपको इंस्पिरेशन काउंट करना है, डाउन में आपको एक्सपिरेशन, तो इन दोनों को मिलाकर एक रेस्पिरेशन हो गया, तो इसको आपको एक फुल मिनट तक काउंट करना है। ठीक है, अब कुछ चेंजेस होते हैं टेम्परेचर की वजह से, जैसे मान लीजिए फीवर आ गया। ठीक है, तो फीवर की वजह से जो हमारी बॉडी के वाइटल साइंस है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम एक बार इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो पल्स हमारी 7 to 10 बीट पर मिनट बढ़ जाती है, और रेस्पिरेशन हमारा 4 ब्रीथ पर मिनट बढ़ जाता है। ऑक्सीजन कंजप्शन हमारी 7% बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ऑक्सीजन कंजप्शन 13% बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिज्म हमारा 10% इंक्रीज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने रेस्पिरेशन रिलेटेड जितने टॉपिक्स एग्जाम में कब पूछे जाते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी वीडियोस में कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
तो मेरा नाम है शिवम, बाय बाय, टेक केयर।